अध्याय 281। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपनी योजना को अमल में लाया। कुछ ही मिनटों में प्रणव यादव, जो अभी तक जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप में आत्ममुग्ध होकर अपनी सफलता की कल्पना कर रहे थे, अचानक एक फ़ोन कॉल प्राप्त करते हैं। क्या तिवारी ग्रुप के एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर खुद मुझसे मिलने आ रहे हैं? ये सच है? प्रणव यादव ने खुशी से पूछा। पहले ये बस उनके कुछ प्रमुख सितारों को तिवारी ग्रुप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की चर्चा थी, और इसके लिए तिवारी ग्रुप एशिया पैसिफिक रीजन से सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाना था। लेकिन अब तिवारी ग्रुप एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर खुद मिलने आ रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ी बात थी। प्रणव यादव को बहुत गर्व महसूस हुआ। उनके लिए तिवारी ग्रुप एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर एक बहुत बड़े उद्योगपति से कम नहीं थे। हाँ, और हमारे जनरल मैनेजर पहले से ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आप उनसे मिलने जा सकते हैं, तिवारी ग्रुप के व्यक्ति ने कहा। पहुंच चुके हैं? प्रणव यादव अचानक घबरा गए। इसके बाद तिवारी ग्रुप के व्यक्ति ने उन्हें एक पता दिया और जल्द से जल्द वहां आने को कहा। प्रणव यादव तुरंत अपने सबसे करीबी सहयोगियों को लेकर वहां पहुंच गए। तिवारी ग्रुप के कार्यालय में प्रवेश। कुछ ही मिनटों में प्रणव यादव उस कार्यालय के बाहर पहुंच गए जहां उन्हें बुलाया गया था। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और शीशे में अपनी शक्ल देखी। ये तिवारी ग्रुप के एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर से मिलने का मौका है। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बड़े लोगों से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। अगर प्रणव यादव इस मौके को सही से बुना लेते तो उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते थे। मुझे यकीन है कि आप, श्री प्रणव, इस बड़ी हस्ती को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। उनके सहयोगी ने समर्थन किया। प्रणव यादव ने सिर हिलाया। अगर मैं इस बड़े आदमी से अच्छी दोस्ती बना लूं तो जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और वह अहंकारी अर्जुन कपूर, वह भविष्य में एक मजाक बनकर रह जाएगा। उसे मुझसे दोस्ती करने की भी काबिलियत नहीं होगी। प्रणव यादव ने ठहाका लगाया और आत्मविश्वास से कार्यालय में दाखिल हुए। तिवारी ग्रुप के कार्यालय में आश्चर्य। प्रणव यादव सीधा छठी मंजिल पर तिवारी ग्रुप के कार्यालय में पहुंचे। अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने कर्मचारी को अपना परिचय दिया। कर्मचारी ने उन्हें एक कार्यालय के बाहर ले जाकर कहा, कृपया यहाँ इंतजार करें। ठक ठक ठक। प्रणव यादव ने दरवाजे पर आदरपूर्वक दस्तक दी। अंदर आ जाए। अंदर से एक गंभीर पुरुष आवाज आई। प्रणव यादव ने मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति को देखा, उनके चेहरे की मुस्कान जम गई। अर्जुन कपूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणव यादव चिल्ला उठे। सच्चाई का खुलासा। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप को बर्बाद करने से पहले उन्होंने अर्जुन कपूर की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। तभी उन्होंने अर्जुन कपूर की तस्वीर देखी थी। लेकिन यह आदमी तिवारी ग्रुप एशिया पैसिफिक का जनरल मैनेजर क्यों बना बैठा था? मुझे तो यही होना चाहिए। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हो? प्रणव यादव ने घमंड से कहा। अफसोस की बात है कि इस बार तुम हारने वाले हो, क्योंकि तिवारी ग्रुप के एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है। तो अब देखना तुम्हारी हार कैसी होती है। झटका पर झटका। तभी तिवारी ग्रुप के कुछ वरिष्ठ कर्मचारी वहां आए। अरे, एक बाहरी आदमी हमारी कुर्सी पर बैठा हुआ है, इसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। प्रणव यादव ने कर्मचारियों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन अगला उत्तर सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुम पागल हो गए हो? हमारे जनरल मैनेजर अपनी सीट पर बैठे हैं, इसमें समस्या क्या है? क्या मतलब? प्रणव यादव की आंखें फैल गईं। तुम कहना चाहते हो कि यह आदमी? बिल्कुल, श्री अर्जुन हमारे तिवारी ग्रुप के एशिया पैसिफिक रीजन के जनरल मैनेजर ही नहीं, बल्कि तिवारी ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सच्चाई की मार। तुमने क्या कहा? प्रणव यादव इतना जोर से चौंक गए कि वह अपनी जगह पर उछल पड़े। अर्जुन कपूर सिर्फ तिवारी ग्रुप का जनरल मैनेजर नहीं था, बल्कि वह तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और उपाध्यक्ष भी था। शर्मिंदगी और विनती। मुझे माफ़ कर दो बॉस अर्जुन, मुझे सच में माफ़ कर दो। प्रणव यादव ने तुरंत क्षमा मांगनी शुरू कर दी। मैं अभी श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप पर हमला रोक दूंगा। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज़ में कहा। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की समस्या पहले ही हल हो चुकी है। अब तुम्हें अपने खुद के ग्रुप की चिंता करनी चाहिए। क्या मतलब? प्रणव यादव अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि उनका फ़ोन अचानक बज उठा। जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप का विनाश। चेयरमैन, बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे ग्रुप के कई सितारों की गंदी सच्चाई उजागर हो गई है। हमारी कंपनी के कई भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियां भी लीक हो गई हैं। पूरा इंटरनेट हमारे खिलाफ हो गया है। शेयर बाजार में हमारी कीमतें लगातार गिर रही हैं। अब जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप खुद बर्बादी की कगार पर था। अंतिम झटका। और हाँ, हमारे पहले से हुए करार के अनुसार तिवारी ग्रुप को तुम्हारी कंपनी से मुआवजा लेने का अधिकार है।
अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। अब प्रणव यादव पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। श्री अर्जुन, कृपया एक मौका दीजिए। लेकिन अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया और गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का इशारा कर दिया। अर्जुन कपूर की जीत। इस प्रकार जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अर्जुन कपूर की जीत हुई। तभी सिस्टम की आवाज़ आई, आज का इनाम उपलब्ध है और यह कुछ बिल्कुल नया है। अध्याय 282 डिंग। 16वें दिन के अलगाव के इनाम के रूप में आपको एक अनुकूलता वृद्धि कार्ड प्राप्त हुआ है। इस्तेमाल करने पर यह किसी भी व्यक्ति की अनुकूलता 10% तक बढ़ा सकता है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अर्जुन कपूर ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने अभी तक वह बात नहीं भूली थी जो दिया पटेल ने पहले कही थी। ईशा पटेल रूशुई चुपचाप हैदराबाद आने वाली है। हालांकि अर्जुन कपूर को अपने होने वाले ससुर के बारे में ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब सिस्टम ने उन्हें ये अनुकूलता वृद्धि कार्ड दे दिया था। इससे उनके लिए अपने भविष्य के ससुर को मनाना बहुत आसान हो जाएगा। नई रणनीति। नहीं, अगर मैं ये कार्ड ईशा पटेल पर इस्तेमाल करने के बजाय उनके पिता पर इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? अर्जुन कपूर को अचानक एक अलग विचार आया। ईशा को मनाना बेहद कठिन था। अगर उन्होंने ये अनुकूलता वृद्धि कार्ड ईशा पर इस्तेमाल किया तो शायद उनकी पसंदगी थोड़ी बढ़ सकती थी, लेकिन पूरी तरह से मनाना असंभव था। लेकिन अगर उन्होंने अनुकूलता वृद्धि कार्ड उनके पिता शेखर पटेल पर इस्तेमाल किया तो शायद वे उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते। शेखर पटेल को प्रभावित करने की योजना। ईशा और उनकी बहन दिया ने बताया था कि शेखर पटेल को प्राचीन कलाकृतियां एंटीक्स इकट्ठा करने का बहुत शौक था और अर्जुन कपूर के पास पहले से ही सिस्टम द्वारा दी गई शीर्ष एंटीक मूल्यांकन स्किल्स थीं। इसके अलावा उनके पास एक निजी संग्रहालय और एक नीलामी कंपनी भी थी। अगर उन्होंने अनुकूलता वृद्धि कार्ड का इस्तेमाल किया तो वे शेखर पटेल को पूरी तरह से जीत सकते थे। और अगर पटेल परिवार के मुखिया उनके पक्ष में आ गए तो ईशा पटेल का रिश्ता भी आसान हो जाएगा। नया प्लान, दिया पटेल से जानकारी निकालना। अर्जुन कपूर ने तुरंत दिया पटेल को फ़ोन किया। जीजू, आप मुझे क्यों याद कर रहे हैं? दिया पटेल ने हंसते हुए कहा, आज रात तुम्हें ट्रीट दूंगा। दिया अपने माता पिता की सबसे लाडली बेटी थी। अगर अर्जुन कपूर उसके जरिए कुछ शेखर पटेल के बारे में जानकारी निकाल सकते तो यह उनके लिए मददगार साबित होता। बिल्कुल जीजू, दिया पटेल तुरंत मान गई। अब जब दिया पटेल को मना लिया तो अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल को भी बाहर बुलाने का फैसला किया। एक और रहस्यमयी सौदा। दोपहर में आराम करने के बाद अर्जुन कपूर जगदीश बुंदेला के विला पहुंचे। पिछली घुड़दौड़ के दौरान अर्जुन और जगदीश ने रोज एक दूसरे से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे जगदीश बुंदेला हड़बड़ी में कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। बॉस अर्जुन, सही समय पर आए हो, चलो मेरे साथ एक मज़ेदार चीज़ देखने। जगदीश बुंदेला ने अर्जुन का हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया। क्या हो रहा है मिस्टर बुंदेला? अर्जुन कपूर ने पूछा। हैदराबाद के एक कलेक्टर को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने संग्रह की सैकड़ों दुर्लभ चीज़ें बेचने का फैसला किया है, एंटीक पेंटिंग्स, मूर्तियाँ वगैरह। फिलहाल सिर्फ मैं और कुछ अमीर लोग इस खबर को जानते हैं। अगर हम पहले पहुंच गए तो हमें कोई बढ़िया चीज़ हाथ लग सकती है। जगदीश बुंदेला बेहद उत्साहित थे। अर्जुन कपूर का उत्साह। ओह, अर्जुन कपूर की रुचि तुरंत बढ़ गई। कौन नहीं चाहता दुर्लभ चीज़ों को कम कीमत में खरीदने का मौका? और अब तो उनके पास शीर्ष एंटीक मूल्यांकन स्किल्स भी थीं। अगर वहाँ कोई दुर्लभ वस्तु होगी तो वे उसे पहचान लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। कलेक्टर का घर एक बड़ी चुनौती। 40 मिनट बाद वे हैदराबाद के एक हाई एंड इलाके में पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध कलेक्टर ने अपनी 300 करोड़ की विशाल हवेली बना रखी थी, जहां उन्होंने अपनी दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित की थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दो लोग पहले से ही वहां मौजूद थे, एक मध्य उम्र का आदमी और एक बुजुर्ग व्यक्ति। बॉस बुंदेला, संयोग देखिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ आएंगे, मध्य उम्र के आदमी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। बॉस बुंदेला, अगर मैं आपकी जगह होता तो यहाँ नहीं आता। पिछली बार तो आपको धोखा खाकर करोड़ों का नुकसान हुआ था। यह आदमी तरुण वर्मा था, जगदीश बुंदेला का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। तरुण वर्मा की धूर्तता। हो, जगदीश बुंदेला को गुस्सा आ गया। पिछली बार वे एक एंटीक डील में ठगे गए थे और करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कलेक्शन की बहुत समझ है, जगदीश बुंदेला ने व्यंग्य किया। मैं खुद तो नहीं समझता, लेकिन मैंने एक मशहूर विशेषज्ञ को बुलाया है। तरुण वर्मा ने बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा किया। आप प्रसिद्ध मूल्यांकन विशेषज्ञ क्षितिज मेहरा हैं? जगदीश बुंदेला आश्चर्यचकित हो गए। क्षितिज मेहरा एक राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध एंटीक विशेषज्ञ थे। अगर वे यहाँ थे तो तरुण वर्मा शायद बहुत बढ़िया चीज़ें हथिया सकता था। तरुण वर्मा का अर्जुन कपूर पर तंज। अरे, ये युवा कौन है? क्या ये भी एक मूल्यांकन करता है? तरुण वर्मा की नज़र अर्जुन कपूर पर पड़ी। थोड़ी बहुत समझ है, अर्जुन कपूर ने शांति से उत्तर दिया।
बस थोड़ी बहुत। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? तरुण वर्मा ने हंसते हुए कहा। शायद सीखने आए हैं। क्षितिज मेहरा ने भी व्यंग्य किया। बॉस बुंदेला, आपने गलत आदमी चुना है। इस बार भी आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तरुण वर्मा ने घोषणा की। कौन खाली हाथ लौटेगा, ये तो समय बताएगा। अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। चलो देखते हैं। तरुण वर्मा अपने विशेषज्ञ के साथ अंदर चला गया। बॉस अर्जुन, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जगदीश बुंदेला ने अर्जुन कपूर से उम्मीद भरी नजरों से पूछा। चिंता मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। कुछ ही देर बाद वे भी अंदर चले गए, और जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्होंने जो देखा वह देखकर चौंक गए। अध्याय 283। विशाल कक्ष में चारों ओर अनगिनत खजाने भरे पड़े थे। जगदीश बुंदेला ने पहले कहा था कि यहाँ सैकड़ों वस्तुएं होंगी, लेकिन यह आंकड़ा गलत लग रहा था। यहाँ 2-3 हजार से भी अधिक प्राचीन कलाकृतियां रखी हुई थीं। यहाँ पर इतनी दुर्लभ वस्तुएं थीं कि उनमें से कुछ बेहद अनमोल हो सकती थीं। खजाने की तलाश शुरू। तरुण वर्मा पहले ही अंदर आ चुके थे और उन्होंने अपने विशेषज्ञ क्षितिज मेहरा के साथ खजाने की खोज शुरू कर दी थी। जगदीश बुंदेला भी कलेक्टर से कुछ औपचारिक बातें करने के बाद अर्जुन कपूर को लेकर खोज में जुट गए। पहला नकली खजाना। बॉस अर्जुन, ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। जल्द ही जगदीश बुंदेला को एक पेंटिंग पसंद आई। उस पर तानया शर्मा लिखा था। तानया शर्मा यानी मिंग राजवंश के 4 प्रसिद्ध विद्वानों में से एक। उनकी पेंटिंग्स आज अनमोल होती हैं। अर्जुन कपूर की विशेषज्ञता। अर्जुन कपूर ने एक नज़र डाली और तुरंत सिर हिला दिया। यह नकली है। क्या इस पेंटिंग में कोई गड़बड़ है? जगदीश बुंदेला को विश्वास नहीं हुआ। अगर वह तान्या शर्मा की पेंटिंग खरीद लेते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। लेकिन अर्जुन कपूर ने स्पष्ट रूप से कहा, यह बस एक नकल है। लगातार गलतियां। इसके बाद जगदीश बुंदेला ने और भी कई वस्तुएं चुनी, लेकिन हर बार अर्जुन कपूर ने उन्हें असली से नकली होने का संकेत दिया। अब अर्जुन कपूर को समझ आ गया कि पिछली बार जगदीश बुंदेला ठगे क्यों गए थे। उनकी निगाह बहुत खराब थी। अगर वे इन चीज़ों को खरीद लेते तो वे फिर से 100 करोड़ से अधिक का नुकसान उठा सकते थे। सिक्कों के ढेर में छुपा अनमोल रत्न। इस बीच अर्जुन कपूर एक सिक्कों के ढेर के पास पहुंचे। यहाँ सैकड़ों यशवंत चांदी सिक्के थे। ये पुराने ज़माने में प्रचलित थे और आज भी कुछ हजार रुपये में बिकते थे। लेकिन तभी एक सिक्का अर्जुन कपूर की नज़र में अटक गया। द्विद्रविड़ शुभायु सिक्का, एक दुर्लभ सिक्का। सतर्कता बरतते हुए अर्जुन कपूर ने सिक्कों का एक मुट्ठी भर लिया और उस विशेष सिक्के को ध्यान से देखा। उस सिक्के के पीछे शुभ लिखा था और उसके दोनों ओर 2 शानदार ड्रैगन बने हुए थे। बिल्कुल सही, ये वही सिक्का है। अर्जुन कपूर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सिक्का द्विद्रविड़ शुभायु सिक्का था। सामान्य चांदी के सिक्कों की कीमत कुछ हजार होती है, लेकिन इस सिक्के की कीमत 20 करोड़ से अधिक थी। कमाल की डील। मैं ये कुछ सिक्के खरीदना चाहता हूँ। कितने में दोगे? अर्जुन कपूर ने कलेक्टर से पूछा। कलेक्टर ने एक नज़र डाली और लापरवाही से कहा, बस 30-50 हजार दे दो। 1000 गुना रिबेट कार्ड का उपयोग। अर्जुन कपूर को तुरंत याद आया कि उनके पास 1000 गुना रिबेट कार्ड पर अभी भी 5 करोड़ रुपये की सीमा बची हुई थी। उन्होंने तुरंत कार्ड को सक्रिय किया और 40,000 रुपये का भुगतान कर दिया। सिस्टम सक्रिय। 40,000 खर्च, 40 मिलियन 4 करोड़ की रिबेट प्राप्त हुई। अब उनके पास 4.96 करोड़ का रिबेट बैलेंस बचा हुआ था। तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा की जलन। बॉस अर्जुन, तुमने कुछ बेकार के चांदी के सिक्कों पर पैसे क्यों फेंक दिए? जगदीश बुंदेला को यह समझ नहीं आया। बॉस बुंदेला, कुछ देर बाद आपको सब समझ आ जाएगा। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। एक और अनमोल खजाना। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। ये पेंटिंग मिंग राजवंश के एक कलाकार ने बनाई थी और यह सुधीर शास्त्री की सूखी टहनियाँ और विचित्र शिलाएं की नकल थी। अर्जुन कपूर को तुरंत महसूस हुआ कि यह कोई साधारण नकल नहीं थी। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तरुण वर्मा की जलन। तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा पहले ही इस पेंटिंग को देख चुके थे। यही पेंटिंग, ये सिर्फ एक नकल है और इसकी कीमत सिर्फ 2 करोड़ होगी। कलेक्टर ने कीमत बताई। मैं 2.5 करोड़ दूंगा। तरुण वर्मा ने बोली बढ़ा दी। 3 करोड़, 3.3 करोड़। आखिर में अर्जुन कपूर ने 4.5 करोड़ में इसे जीत लिया। फिर से 1000 गुना रिबेट कार्ड का उपयोग। सिस्टम सक्रिय। 4.5 करोड़ खर्च, 450 करोड़ की रिबेट प्राप्त हुई। अर्जुन कपूर की संपत्ति में एक ही झटके में 450 करोड़ जुड़ गए। तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा की जलालत। इस पेंटिंग पर 2 गुनी कीमत दे दी। यह आदमी सच में बहुत अमीर है। तरुण वर्मा ने व्यंग्य किया। शायद उसे बेकार चीज़ें खरीदने का शौक है। क्षितिज मेहरा ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन कपूर ने अब तक 500 करोड़ से अधिक कमा लिए थे। अभी तो असली मज़ा शुरू हुआ है। एक बड़ा खुलासा। अब असली चौंकाने वाली बात आने वाली है। अर्जुन कपूर के अगले कदम ने सभी को हिलाकर रख दिया।
अध्याय 284। सभी की स्तब्ध नजरों के सामने अर्जुन कपूर ने अचानक पेंटिंग के स्क्रॉल को फाड़ दिया। बॉस अर्जुन, आप क्या कर रहे हैं? जगदीश बुंदेला ने घबराते हुए कहा। यह मिंग राजवंश की नकल है, फिर भी इसकी कुछ तो कीमत होगी। जगदीश बुंदेला को लगा कि शायद अर्जुन कपूर इस नुकसान को सहन नहीं कर पाए और गुस्से में आकर पेंटिंग को बर्बाद कर रहे हैं। हा, लाखों रुपये बेकार चले गए। आजकल के नौजवानों में धैर्य नहीं है। बेचारा, तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन कपूर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे धीरे फटे हुए स्क्रॉल के एक कोने को खोला और हल्का सा झुकाया। अगले ही पल उसके अंदर से एक लिपटा हुआ कागज बाहर गिर पड़ा। असली खजाना, यह क्या है? तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा चौंक गए। तुरंत ही सभी लोग उत्सुकतापूर्वक उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अर्जुन कपूर ने सावधानी से कागज को खोला। यह एक और हस्तलिखित स्क्रॉल था, लेकिन ये पहले से बहुत छोटा था। नीचे हस्ताक्षर देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुधीर शास्त्री, क्या ये सुधीर शास्त्री की मूल पेंटिंग है? क्षितिज मेहरा हक्का बक्का। क्षितिज मेहरा का मुंह खुला का खुला रह गया। तो इस नकली पेंटिंग के अंदर असली सुधीर शास्त्री की कृति छुपी हुई थी। ये कम से कम 100 करोड़ की होगी। अगर यह बड़ी होती तो इसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। कलेक्टर का पछतावा। कलेक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने 100 करोड़ की पेंटिंग सिर्फ 4.5 करोड़ में बेच दी। कलेक्टर को अपनी मूर्खता पर इतना गुस्सा आया कि उसने खुद को थप्पड़ मार लिया। तरुण वर्मा की हालत खराब। तरुण वर्मा के चेहरे की हंसी अचानक गायब हो गई। अगर मैं जानता कि इसमें सुधीर शास्त्री की असली कृति है तो मैं इसे 50 करोड़ में भी खरीदने को तैयार था। तरुण वर्मा अब पूरी तरह पसीने पसीने हो चुके थे। बॉस अर्जुन की पहचानने की क्षमता गजब की है, जगदीश बुंदेला ने प्रशंसा करते हुए कहा। असली धक्का। बॉस अर्जुन, क्या वह चांदी के सिक्के भी साधारण नहीं थे? जगदीश बुंदेला ने अचानक उन चांदी के सिक्कों को याद किया जो अर्जुन कपूर ने पहले खरीदे थे। बिल्कुल सही सोचा। अर्जुन कपूर मुस्कुराए और अपनी जेब से एक खास चांदी का सिक्का निकाला। द्विद्रविड़ शुभायु सिक्का। क्षितिज मेहरा चिल्ला पड़े। क्या ये वही दुर्लभ सिक्का है जिसकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर है? अब तक क्षितिज मेहरा को अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने एक अनमोल वस्तु को खो दिया है। तरुण वर्मा का अंतिम वार। तरुण वर्मा पूरी तरह चुप हो गए। आज की हार से बड़ा कोई अपमान नहीं। गुस्से से भरे तरुण वर्मा और क्षितिज मेहरा वहां से चुपचाप निकल गए। बॉस अर्जुन, आपने आज मेरा बदला लिया। जगदीश बुंदेला खुशी से बोले। नया मिशन, बाई वैदेही देशमुख के साथ साझेदारी। अगले दोपहर अर्जुन कपूर को बाई वैदेही देशमुख का फोन आया। बॉस अर्जुन, हमें मिलना चाहिए। मैं साझेदारी के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। डिंग। अस्थायी मिशन सक्रिय। बाई वैदेही देशमुख की साझेदारी स्वीकार करें। मिशन इनाम 20 पॉइंट्स पावर अप और 140 अनुभव अंक। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन कपूर ने तुरंत हामी भर दी। बाई वैदेही देशमुख से साझेदारी करने से उन्हें भविष्य में बहुत फायदा हो सकता था, खासकर जब वे मुंबई के रेड्डी परिवार से निपट रहे होंगे। कई 100 करोड़ का लेन देन। रास्ते में योगेश चौधरी कबीर चौधरी का परिवार ने फ़ोन किया और कहा कि उनकी बची हुई 3 अरब की भुगतान राशि आज ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और पैसे आ गए। अब अर्जुन कपूर के पास सैकड़ों अरब की नकद संपत्ति थी। बाई वैदेही देशमुख के साथ साझेदारी। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर बाई वैदेही देशमुख के विला पहुंचे। बॉस अर्जुन, आपने अब तक हर चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे मुंबई में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए फंड की ज़रूरत है और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बाई वैदेही देशमुख ने गंभीरता से कहा। मुझे ये शर्तें मंजूर हैं। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। मुंबई रेड्डी परिवार की साजिश। लेकिन ठीक उसी समय रेड्डी परिवार के कबीर चौधरी ने मुंबई में रॉन के ग्रुप अर्जुन कपूर का समूह पर एक बड़ा हमला शुरू कर दिया। अब एक नई जंग छिड़ने वाली थी। अध्याय 285। हालांकि रॉन के ग्रुप पहले से ही रेड्डी कैपिटल ग्रुप के हमले का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी रेड्डी कैपिटल ग्रुप की ताकत रॉन के ग्रुप से अधिक थी। इसलिए शुरुआत में रॉन के ग्रुप को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। पहली जीत के बाद विशाल वर्मा और रेड्डी कैपिटल ग्रुप के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बेहद खुश हुए और हमले को और तेज कर दिया। रॉन के ग्रुप ने तुरंत अर्जुन कपूर को आपातकालीन कॉल किया। युद्ध शुरू। उन्होंने हमला शुरू कर दिया है। अर्जुन कपूर उस समय वैदेही देशमुख के साथ साझेदारी पर चर्चा कर रहे थे जब उन्हें ये कॉल आया। लेकिन अर्जुन कपूर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले से ही यह अनुमान लगा चुके थे और गुप्त रूप से अपनी तैयारियां कर रहे थे। बॉस अर्जुन, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? वैदेही देशमुख ने तुरंत अपनी निष्ठा दिखाने के लिए पूछा। फिलहाल नहीं, लेकिन चिंता मत करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया।
इसके तुरंत बाद अर्जुन कपूर ने वैदेही देशमुख को 1 अरब रुपये ट्रांसफर किए ताकि भविष्य में किसी भी स्थिति में वह मदद कर सकें। सिस्टम पुरस्कार डिंग। वैदेही देशमुख का निमंत्रण स्वीकार करें, उनके सहयोगी बने और अस्थायी मिशन पूरा करें। पुरस्कार 20 पॉइंट पावर अप, 140 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने तुरंत इन 20 पॉइंट्स को स्पीड में जोड़ दिया। अब उनकी गति और शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो गई। एक नया प्रोजेक्ट ट्रैवल ऐप। इसके बाद अर्जुन कपूर होटल लौट आए। बॉस, हमारा ट्रैवल ऐप तैयार है। मुंबई सॉफ्टवेयर कंपनी के प्रमुख ने फ़ोन पर सूचना दी। ये वही ऐप था जिसे अर्जुन कपूर ने कपूर परिवार से लिया था और उसमें निवेश किया था। यह ऐप हज़ारों करोड़ की कमाई कर सकता था। अब ये पूरी तरह तैयार था और इसे प्रचारित करने का समय आ गया था। प्रचार, यह आसान है। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविज़न ग्रुप के सितारे इस ऐप का प्रचार करें। सिस्टम से एक और शानदार इनाम डिंग। 57वें दिन की स्वतंत्रता का इनाम, टिफ़नी ग्रुप के 6% अतिरिक्त शेयर और पहले उपाध्यक्ष का पद। क्या टिफ़नी ग्रुप के और शेयर? अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अब उनके पास टिफ़नी ग्रुप के 16% शेयर हो चुके थे और इस बार उन्हें पहला उपाध्यक्ष, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा भी मिल गया। अब अर्जुन कपूर टिफ़नी ग्रुप के अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। रेड्डी कैपिटल ग्रुप की साजिश। उधर रेड्डी कैपिटल ग्रुप के मुख्यालय में विशाल वर्मा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने रॉन के ग्रुप पर दबाव बना लिया था, लेकिन रॉन के ग्रुप बहुत तेजी से पलटवार कर रहा था। हमें रॉन के ग्रुप को जल्द से जल्द गिराना होगा। कोई सुझाव? विशाल वर्मा ने पूछा। सभी वरिष्ठ अधिकारी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप के उपाध्यक्ष विवेक चौहान ने सुझाव दिया, रॉन के ग्रुप में एक गद्दार पैदा करो। जनरल मैनेजर, मेरे पास एक योजना है। रॉन के ग्रुप की सफलता में उनके एक वरिष्ठ अधिकारी चिराग बंसल का बड़ा योगदान है। अगर हम चिराग बंसल को अपनी तरफ कर लें तो हम रॉन के ग्रुप की कई गुप्त जानकारियां निकाल सकते हैं, या फिर हम उसे रॉन के ग्रुप छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कैसे? विशाल वर्मा की रुचि बढ़ गई। चिराग बंसल का एक बहुत बड़ा कमजोर बिंदु है। उनका पिता अशोक बंसल एक जुआरी है और भारी कर्ज में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? तारा प्रसाद। गैंगस्टर तारा प्रसाद की एंट्री। आपकी तारा प्रसाद से अच्छी जान पहचान है। अगर हम तारा प्रसाद को खरीद लें तो वह चिराग बंसल के पिता पर दबाव डाल सकता है, और अगर हमें रॉन के ग्रुप की अंदरूनी जानकारी मिल जाए तो हम उन्हें आसानी से गिरा सकते हैं। विशाल वर्मा की मंजूरी। बहुत बढ़िया योजना। विशाल वर्मा ने सहमति जताई। वित्त विभाग से तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाओ। अगर ज़रूरत पड़े तो और पैसे देंगे, लेकिन यह मिशन कल तक पूरा होना चाहिए। कल ही हमें पहला परिणाम चाहिए। साजिश शुरू। उपाध्यक्ष विवेक चौहान ने पैसे लिए और तुरंत तारा प्रसाद को रिश्वत देने निकल गए। अब रेड्डी कैपिटल ग्रुप ने एक गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन कपूर पहले से ही इस खेल का तोड़ निकालने में लगे थे। अर्जुन कपूर का जवाब। क्या अर्जुन कपूर इस चाल को पहले से भांप चुके थे? क्या वह इस हमले से पहले ही अपनी रणनीति बना चुके थे? क्या रॉन के ग्रुप को इस साजिश का पता चलेगा? अगला अध्याय पढ़ें, क्योंकि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। अध्याय 286। समय धीरे धीरे बीत रहा था और लगभग 4 या 5 बजे शाम को चिराग बंसल, जो रॉन के ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी थे, को एक महत्वपूर्ण कॉल आया। इस कॉल को सुनते ही चिराग बंसल क्रोधित और घबराए हुए लग रहे थे। धमकी भरा कॉल। वह हरामी फिर से कर्ज में डूब गया है और अब मुझे ही कर्ज चुकाने के लिए बुला रहा है। चिराग बंसल को याद आया कि अपने पिता के लिए उन्होंने कितनी बार जुए के कर्ज चुकाए थे और अब वह फिर से पैसे मांगने आ गए थे। लेकिन जैसे ही चिराग बंसल ने कुछ करने का सोचा, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कर्ज चुकाने का ये समय कुछ अजीब था। रॉन के ग्रुप और रेड्डी कैपिटल ग्रुप के बीच अभी अभी खुला टकराव हुआ था और ऐसे समय पर यह घटना होना संदिग्ध था। सावधानी बरतते हुए चिराग बंसल ने तुरंत अर्जुन कपूर को फ़ोन किया। अर्जुन कपूर की योजना। मुझे सब समझ में आ गया, आगे बढ़ो, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने कुछ गुप्त इंतजाम किए और फिर चिराग बंसल आगे बढ़े। मनों में जाल बिछा हुआ था। 40 मिनट बाद चिराग बंसल अपने गंतव्य पर पहुंचे, जो कि एक भव्य मनो मैनर के अंदर था। लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा वह चौंकाने वाला था। वहां न तो उनके पिता को बंधक बनाया गया था और न ही कोई मारपीट हो रही थी, बल्कि उनके पिता 2 लोगों के साथ आराम से चाय पी रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वे तीनों बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मानो पुराने दोस्त हों। यह क्या चल रहा है? चिराग बंसल पूरी तरह से हैरान हो गए। दुश्मन कौन था? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उनके पिता के साथ बैठे 2 लोग सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पहला व्यक्ति था तारा प्रसाद, हैदराबाद का अंडरग्राउंड बॉस, और दूसरा व्यक्ति था रेड्डी कैपिटल ग्रुप का उपाध्यक्ष विवेक चौहान।
चिराग बंसल की चालाकी। तो ये सब सच में रेड डी कैपिटल ग्रुप की चाल थी। चिराग बंसल ने मन में सोचा और चुपचाप अपने फ़ोन से एक तैयार किया हुआ टेक्स्ट मैसेज अर्जुन कपूर को भेज दिया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़े, तारा प्रसाद के गुंडों ने उन्हें घेर लिया। खतरनाक धमकी। बंसल साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? विवेक चौहान कुर्सी से उठे और मुस्कुराए। अगर तुम अभी भागने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। विवेक चौहान ने एक सीधी धमकी दी। अगर तुम चले गए तो जानते हो तुम्हारे पिता का क्या होगा। तारा प्रसाद ने आंखों में शैतानी चमक के साथ कहा। इसके साथ ही तारा प्रसाद के गुंडों ने चिराग बंसल को जबरदस्ती पकड़ लिया। डर और धोखा। अरे मुझे छोड़ दो, पिताजी मुझे बचाओ, चिराग बंसल घबराहट में चिल्लाए। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने विवेक चौहान और तारा प्रसाद से गुस्से में पूछा। बहुत आसान है, तुम रॉन के ग्रुप से इस्तीफा दो और रेड डी कैपिटल ग्रुप में शामिल हो जाओ। विवेक चौहान ने अपनी मांग स्पष्ट कर दी। और जब तुम हमारे साथ आओगे तो तुम्हें रॉन के ग्रुप की सारी गोपनीय जानकारी हमें देनी होगी। चिराग बंसल का इनकार। अगर मैं मना कर दूं तो? चिराग बंसल ने सीधा जवाब दिया। मना करोगे? तारा प्रसाद ने आंखों में क्रूरता के साथ कहा। तो फिर ये लो। बूम! एक गुंडे ने चिराग बंसल के सीने पर जोरदार मुक्का मारा। आह! चिराग बंसल दर्द से चिल्लाए और उनका चेहरा तकलीफ से मुरझा गया। समय का खेल, मुझे सोचने का समय दो, चिराग बंसल ने जानबूझकर कहा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। विवेक चौहान ने सहमति दी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विवेक चौहान और तारा प्रसाद अधीर होने लगे। फंसाने वाले को फंसाने की चाल। रुको, लगता है ये समय बर्बाद कर रहा है, विवेक चौहान ने अचानक सोचा। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? अगर कोई मुझे रोक सकता है तो आकर दिखाए, तारा प्रसाद ने अकड़ के साथ कहा। लेकिन तभी, मैं रोक सकता हूँ, एक ठंडी आवाज़ पीछे से गूंजी। अर्जुन कपूर की धमाकेदार एंट्री। अगले ही पल अर्जुन कपूर धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। जब तुम सामने से हमें नहीं हरा सकते तो हमारे कर्मचारियों पर वार करते हो। तुम्हारा रेड डी कैपिटल ग्रुप सच में गंदा है, अर्जुन कपूर ने व्यंग्य से कहा। संघर्ष शुरू। अर्जुन कपूर, विवेक चौहान तुरंत सतर्क हो गए। हमारी जगह पर अकेले आकर फंस गए। क्या सोच रहे थे? तारा प्रसाद ने दम भरी हंसी के साथ पूछा। अकेले? अर्जुन कपूर ने ठंडी मुस्कान के साथ हाथ ताली बजाए। तभी नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के दर्जनों बॉडीगार्ड अंदर आ गए। आखिरी चेतावनी, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम विजेता हो? अर्जुन कपूर ने तारा प्रसाद और विवेक चौहान को घूरते हुए कहा। बिल्कुल, तारा प्रसाद हंसे। यह मेरा क्षेत्र है और मैं ही यहाँ नियम बनाता हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ से बच सकोगे? 3, 2, 1। जैसे ही अर्जुन कपूर की गिनती समाप्त हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। अध्याय 287। तारा प्रसाद और विवेक चौहान की स्तब्ध नज़रों के सामने एक बड़ी कारों की कतार जबरन तारा प्रसाद के विला में घुस गई। सैकड़ों पेशेवर रूप से प्रशिक्षित काले कपड़ों में गुंडे तेजी से वाहनों से बाहर निकले और सीधे तारा प्रसाद के आदमियों को घेर लिया। अरे ये! विवेक चौहान हक्का बक्का रह गया और डर गया। तारा प्रसाद के होंठ बेतरतीब ढंग से कांपने लगे। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। तारा प्रसाद ने अंदाजा लगाया था कि अर्जुन कपूर के पास बॉडीगार्ड होंगे। आखिरकार अर्जुन कपूर एक बड़ी कंपनी के मालिक थे और बॉडीगार्ड रखना उनके लिए स्वाभाविक था। इसीलिए उसने अपने विला में 200 आदमी तैनात कर रखे थे। लेकिन किसे पता था कि अर्जुन कपूर के पास ये चाल होगी। उसने ये सैकड़ों पेशेवर गुंडे कहाँ से बुलाए? तारा प्रसाद ये सोच ही नहीं पा रहा था। विवेक चौहान के अनुसार अर्जुन कपूर को हैदराबाद आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। बस थोड़े ज़्यादा लोग ले आए हो, इससे क्या होगा? यह मेरा विला है और मेरे पास और भी हथियार हैं। तारा प्रसाद घमंड में बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन अचानक बज उठा। तारा प्रसाद फ़ोन काटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वह घबराकर ठिठक गया। क्योंकि फ़ोन कॉल वैदेही देशमुख का था। एक पल में ही तारा प्रसाद की घबराहट बढ़ गई। हालांकि वह हैदराबाद के अंडरग्राउंड का एक बड़ा नाम था, लेकिन वह सिर्फ एक मामूली स्तर का खिलाड़ी था। जबकि वैदेही देशमुख का दर्जा बहुत ऊंचा था, एक ऐसी हस्ती जिसे वह जीवन में कभी नाराज़ नहीं करना चाहता था। तारा प्रसाद डरते हुए कॉल उठाता है। हेलो बॉस वैदेही, अचानक आपने मुझे कॉल क्यों किया? छोटे तारा, लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो गए हो, मेरे दोस्तों पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहे हो। दूसरी तरफ से एक ठंडा और अधिकारपूर्ण स्वर गूंजा। इस समय वैदेही देशमुख की आवाज़ में एक शेरनी जैसी गूंज थी। जिस तारा प्रसाद को लोग बॉस तारा कहते थे, वह यहाँ वैदेही देशमुख के सामने सिर्फ छोटा तारा था। बॉस वैदेही, आपने क्या कहा? भला 100 बार हिम्मत मिले तो भी मैं आपके दोस्तों पर हाथ नहीं डालूंगा। तारा प्रसाद ने जल्दी से सफाई दी। गलत। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अर्जुन कपूर की याद आई।
उसने दोबारा नज़र घुमाई और देखा कि अर्जुन कपूर के बुलाए गए सैकड़ों पेशेवर गुंडों में से एक का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी तारा प्रसाद को अपने भाग्य का आभास हुआ। तथा तुम बॉस वैदेही के दोस्त हो? तारा प्रसाद ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन कपूर ने हल्का सा सिर हिलाया। तारा प्रसाद के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये तो वह सबसे भयावह परिणाम था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बॉस वैदेही, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सच में धोखे में आ गया था। यह मेरी गलती है। तारा प्रसाद जल्दी से माफ़ी मांगने लगा। तुम्हें मुझसे नहीं, बॉस अर्जुन से माफ़ी मांगनी चाहिए, वैदेही देशमुख ने उसे टोका। अब तुम्हें पता है क्या करना है। अगर तुमने बॉस अर्जुन को संतुष्ट नहीं किया तो हैदराबाद से बाहर निकलने के लिए तैयार रहो। ये कहते ही वैदेही देशमुख ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन करते ही तारा प्रसाद को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर बर्फ रख दी गई हो। वह जानता था कि वैदेही देशमुख सिर्फ धमकी नहीं देती, अगर वह चाहती तो सच में उसे हैदराबाद से बाहर करवा सकती थी। अगले ही पल विवेक चौहान और चिराग बंसल की चौंकती आंखों के सामने तारा प्रसाद सीधे अर्जुन कपूर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत ही विनम्रता से माफ़ी मांगने लगा। बॉस अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। तारा प्रसाद सिर झुकाकर बार बार माफ़ी मांग रहा था, यहाँ तक कि उसका माथा ज़मीन से टकराकर लाल हो गया था। इस पल में वह हैदराबाद के अंडरग्राउंड किंग जैसा नहीं बल्कि एक साधारण आदमी की तरह लग रहा था जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। बॉस अर्जुन, मुझे अपना नौकर समझ लीजिए। ये देखकर विवेक चौहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? हैदराबाद का इतना बड़ा नाम तारा प्रसाद एक छोटे से अर्जुन कपूर से इतना डर रहा है। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद तारा प्रसाद का माथा खून से लाल हो गया। अब तुम्हें अपनी गलती समझ आई? अर्जुन कपूर ने शांत भाव से पूछा। जी बॉस अर्जुन, मैं आपकी हर बात मानूंगा, तारा प्रसाद ने जल्दी से जवाब दिया। अब से तुम्हें मेरे आदेश मानने होंगे, समझे? अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। समझ गया, समझ गया। तारा प्रसाद ने तुरंत सिर हिलाया। आज वह पूरी तरह समझ गया कि अर्जुन कपूर सिर्फ रेयान ग्रुप का मालिक नहीं है बल्कि उससे कहीं बड़ा खिलाड़ी है। अब अर्जुन कपूर की नज़र विवेक चौहान पर थी। तुम लोग हमारे रेयान ग्रुप की कमजोरियां निकालने के लिए चिराग बंसल को फंसाना चाहते थे। अब मेरी बारी है। चलो अब रेड्डी ग्रुप की कमजोरियां हमें बताओ। क्या? विवेक चौहान डर से कांप उठा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, विवेक चौहान ने विरोध किया। अर्जुन कपूर ने एक नज़र तारा प्रसाद की तरफ डाली। समझ गया। तारा प्रसाद तुरंत आगे बढ़ा और विवेक चौहान को घसीटकर पटक दिया, फिर अपने आदमियों को इशारा किया। कैसे मुंह नहीं खोलेगा? इसके बाद तारा प्रसाद और उसके आदमियों ने विवेक चौहान को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में विवेक चौहान रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। बोलता हूँ, सब बता दूंगा। इसके बाद उसने रेड्डी ग्रुप की सभी कमजोरियों और राज अर्जुन कपूर को बता दिए। शुरुआत में अर्जुन कपूर को लगा कि ये बस मामूली बातें होंगी, लेकिन जब विवेक चौहान ने एक खास गुप्त जानकारी दी तो अर्जुन कपूर का पूरा ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो गया। अर्जुन कपूर पूरी तरह से सतर्क हो गया। अध्याय 288। जगदीश बैनर्जी रेड्डी परिवार का दामाद है। वह बेहद शक्तिशाली है। हालांकि बुजुर्ग रेड्डी उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ उसकी ताकत है। रेड्डी परिवार के कई सीधे उत्तराधिकारी उससे ईर्ष्या करते हैं और उसे अपनी आंखों में कांटे की तरह देखते हैं। वे बार बार बुजुर्ग रेड्डी को सुझाव देते हैं कि जगदीश बैनर्जी को उसकी पदवी से हटा देना चाहिए और रेड्डी कैपिटल ग्रुप के इतने महत्वपूर्ण उद्योग को किसी रेड्डी उपनाम वाले व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। यह अविश्वसनीय है, विवेक चौहान ने आगे कहा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जगदीश बैनर्जी ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, इसलिए बुजुर्ग रेड्डी अभी भी उस पर भरोसा करते हैं और उसे महाप्रबंधक बने रहने देते हैं। लेकिन रेड्डी परिवार के वे लोग जो जगदीश बैनर्जी को निशाना बना रहे हैं, अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप किसी तरह से रेड्डी परिवार को जगदीश बैनर्जी को हटाने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर अर्जुन कपूर गहरी सोच में डूब गया। रेड्डी कैपिटल ग्रुप इतनी अच्छी तरह से विकसित हुआ है और इसमें जगदीश बैनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर कोई ऐसा तरीका निकाल लिया जाए जिससे रेड्डी परिवार आपस में ही लड़ने लगे और रेड्डी कैपिटल ग्रुप में किसी अयोग्य व्यक्ति को जगदीश बैनर्जी की जगह दे दी जाए, तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप अंदर से टूट जाएगा और कई आंतरिक विवाद सामने आ जाएंगे। ऐसे में बाहर से हमला करने से रेड्डी कैपिटल ग्रुप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अर्जुन कपूर जितना सोच रहा था उतना ही उसे यह योजना संभव लग रही थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब उसे इस योजना पर पूरी तरह से काम करना था और इस रेड्डी परिवार के आंतरिक संघर्ष को कैसे अपने फायदे में बदला जाए, ये समझना था। लेकिन फिलहाल जगदीश बैनर्जी को रेड्डी कैपिटल ग्रुप से बाहर निकालने के लिए अर्जुन कपूर को एक और चीज़ करनी थी।
इसके बाद अर्जुन कपूर ने विवेक चौहान द्वारा बताए गए रेड्डी कैपिटल ग्रुप की कमजोरियों के आधार पर योजना बनानी शुरू कर दी और पहले रेड्डी कैपिटल ग्रुप को दसियों अरबों का नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाई। अगर रेड्डी कैपिटल ग्रुप को नुकसान होगा तो जगदीश बैनर्जी पर दबाव बढ़ेगा और रेड्डी परिवार के पास उसे हटाने के लिए एक ठोस बहाना होगा। रेड्डी परिवार वैसे भी बेहद स्वार्थी था और अर्जुन कपूर उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं उनकी मदद कर रहा हूं। रात 9 बजे जगदीश बैनर्जी और रेड्डी कैपिटल ग्रुप के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अब भी महाप्रबंधक कार्यालय में बैठे थे। बॉस जगदीश, इतनी देर हो गई और अब तक कोई खबर नहीं आई। क्या विवेक चौहान के साथ कुछ गड़बड़ हुई है? एक कर्मचारी ने धीरे से पूछा। बिल्कुल नहीं, विवेक चौहान के पास तारा प्रसाद जैसा लोकल अंडरवर्ल्ड बॉस है, उसके होते हुए कुछ गलत कैसे हो सकता है? जगदीश बैनर्जी ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जैसे ही वह विवेक चौहान को कॉल करने वाला था, उसके डेस्क का लैंडलाइन फ़ोन अचानक बज उठा। उसने देखा कि यह बुजुर्ग रेड्डी की कॉल थी। जगदीश बैनर्जी तुरंत गंभीर हो गया, एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। पिताजी, मैंने सुना है कि तुमने अर्जुन कपूर के रेयान ग्रुप के खिलाफ हमला किया। अब तक क्या नतीजे हैं? फ़ोन से एक गहरी और बूढ़ी आवाज़ आई। पिताजी, हमने जैसे ही रेयान ग्रुप पर हमला किया, उन्हें 20 से 30 अरब का नुकसान हुआ। जगदीश बैनर्जी ने तुरंत श्रेय लेने की कोशिश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने विश्वासपात्रों को भेजा है ताकि वे रेयान ग्रुप की कमजोरियां खोज सकें। मुझे पूरा यकीन है कि थोड़ी ही देर में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी। उसके बाद हमारे पास रेयान ग्रुप की सभी कमजोरियां होंगी और यह कंपनी चुटकियों में खत्म हो जाएगी। जगदीश बैनर्जी ने गर्व से कहा। जगदीश, मैं सही था तुम पर भरोसा करके। कई लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन देखो तुम कितने काबिल हो। बुजुर्ग रेड्डी ने प्रशंसा की। जगदीश बैनर्जी खुशी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी एक कर्मचारी घबराहट में अंदर भागते हुए आया और चिल्लाया, बॉस, बड़ी मुसीबत आ गई है। चूंकि कर्मचारी की आवाज़ बहुत तेज थी, बुजुर्ग रेड्डी ने भी इसे फ़ोन पर सुन लिया। स्पीकर चालू करो, बुजुर्ग रेड्डी ने आदेश दिया। जगदीश बैनर्जी ने अनिच्छा से स्पीकर चालू किया। फिर जैसे ही कुछ और वरिष्ठ अधिकारी भागते हुए अंदर आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में जगदीश बैनर्जी का चेहरा पीला पड़ गया। फ़ोन के दूसरी तरफ बुजुर्ग रेड्डी का चेहरा भी बिगड़ चुका था। संक्षेप में कहें तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप को कम से कम 70 अरब का नुकसान हुआ था। ये तो 3-4 गुना ज़्यादा नुकसान था जितना उन्होंने रेयान ग्रुप को पहुंचाया था। शुरुआत में जब वे फायदे की स्थिति में थे, तब ही इतना बड़ा झटका लग गया। अब भी जगदीश बैनर्जी खुद को क्रेडिट देने चला था। कट। गुस्से में बुजुर्ग रेड्डी ने फ़ोन काट दिया। हैदराबाद में रेड्डी परिवार के अन्य सदस्य जो बुजुर्ग रेड्डी के आसपास थे, उन्होंने देखा कि उनके चेहरे का रंग बदल गया है। जैसे ही बुजुर्ग रेड्डी ने उन्हें पूरी बात बताई, उन्होंने तुरंत जगदीश बैनर्जी को हटाने की मांग शुरू कर दी। अब बुजुर्ग रेड्डी भी असमंजस में पड़ गया। क्या सच में जगदीश बैनर्जी को इतनी महत्वपूर्ण पदवी देना सही था? पहले कदम में अर्जुन कपूर की योजना सफल हो गई। अगली सुबह अर्जुन कपूर को अचानक वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन से एक कॉल आया। अध्यक्ष, हमें अभी अभी एक युद्धपत्र मिला है। युद्धपत्र? कौन भेजा है? एससीटी सुपरकार क्लब, जो हैदराबाद में सुपरकार एसोसिएशन की दूसरी सबसे बड़ी टीम है। उनके अध्यक्ष ने आपको व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी है। अर्जुन कपूर सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। अध्याय 289। डिंग। अस्थायी मिशन जारी। एससीटी सुपरकार क्लब के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें और फेयू सुपरकार एसोसिएशन को हैदराबाद की 6 सुपरकार एसोसिएशनों में पहले स्थान पर पहुंचाएं। मिशन पुरस्कार: पैटेक फिलिप के 12% शेयर। मिशन पुरस्कार: 142 अनुभव अंक। पैटेक फिलिप के 12% शेयर। सिस्टम का मिशन देखकर अर्जुन कपूर गहरी सोच में पड़ गया। फिलहाल वह पहले ही 75% पैटेक फिलिप के शेयर हासिल कर चुका था। अगर यह 12% और मिल जाता तो यह 87% हो जाता। जैसे ही सिस्टम एक बार और इनाम देता, अर्जुन कपूर पूरी कंपनी पर 100% अधिकार पा लेता और पैटेक फिलिप पूरी तरह से उसी का हो जाता। ये दुनिया की शीर्ष घड़ी ब्रांड कंपनी थी जिसकी कीमत दसियों अरबों में थी। उस समय पूरी पैटेक फिलिप कंपनी अर्जुन कपूर की होती और इसका उपनाम भी बदलकर कपूर रखा जा सकता था। और असल में भले ही सिस्टम का यह मिशन न भी होता, तब भी अर्जुन कपूर इसे स्वीकार करता। आखिरकार उसका लक्ष्य पहले से ही फेयू सुपरकार एसोसिएशन को हैदराबाद में नंबर 1 बनाना था। फेयू सुपरकार एसोसिएशन अभी विकसित हो रहा था। अगर वे सीधे नंबर 1 एसोसिएशन पर हमला करते तो यह थोड़ा मुश्किल होता। एससीटी सुपरकार क्लब, जो अभी दूसरे स्थान पर था, सटीक टारगेट था। एससीटी सुपरकार क्लब के लोगों को बताओ कि मैंने चुनौती स्वीकार कर ली है, अर्जुन कपूर ने कहा। 1 घंटे में एससीटी सुपरकार क्लब के अध्यक्ष को हमारे एसोसिएशन के पास के रेस्ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा करने दो, अर्जुन कपूर ने आगे जोड़ा।
समझ गया अध्यक्ष। जैसे ही अर्जुन कपूर ने चुनौती स्वीकार की, फेव सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य बहुत उत्साहित हो गए। आखिरकार वे एक बार फिर से अपने अध्यक्ष की अविश्वसनीय ड्राइविंग स्किल्स को देख पाएंगे। फोन रखने के बाद अर्जुन कपूर ने अपनी कार निकाली और सीधे फेव सुपरकार एसोसिएशन की ओर बढ़ गया। 1 घंटे बाद अर्जुन कपूर फेव सुपरकार एसोसिएशन की टीम को लेकर एससीटी सुपरकार क्लब के सदस्यों से मिलने रेसट्रैक पर पहुंचा। जैसे ही दोनों पक्ष आमने सामने आए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। तुम्हारी फेव सुपरकार एसोसिएशन खुद को क्या समझती है? हमारी एससीटी सुपरकार क्लब से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी 6 सुपरकार एसोसिएशनों में पहले स्थान पर रहने वाली एसोसिएशन से लड़ने के लिए तुम जैसे छठे स्थान पर रहने वाले लोग हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? यह मजाकिया है। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा कि हमारा अध्यक्ष तुम्हें कैसे हराएगा। एससीटी सुपरकार क्लब के सदस्यों ने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। इन लोगों का नेतृत्व विक्रांत चौहान कर रहा था। यह एक 18-19 साल का युवा लड़का था और एससीटी सुपरकार क्लब का अध्यक्ष था। जैसे ही इनकी नाराजगी भरी आवाज़ गूंजी, फेव सुपरकार एसोसिएशन के लोग भी चुप नहीं बैठे और एक के बाद एक जवाब देने लगे। अर्जुन कपूर, तुम हाल ही में कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गए हो। विक्रांत चौहान ने अर्जुन की ओर देखा और नाखुश हुआ। फेव सुपरकार एसोसिएशन ने कोएनिग्सेग बॉस के नाम पर बहुत तेज़ी से विकास किया था, जिससे उनके एससीटी सुपरकार क्लब की स्थिति खतरे में पड़ गई थी। अगर फेव सुपरकार एसोसिएशन और आगे बढ़ता तो वे तीसरे स्थान पर गिर सकते थे। विक्रांत चौहान खुद शीर्ष स्थान पर नहीं था, तीसरे स्थान पर गिरना उसे बर्दाश्त नहीं था। नहीं, मैं घमंडी नहीं हूं, बल्कि तुम लोग खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझते हो। अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। हम मुंह से तो हर कोई बड़ा बोलता है। अगर हिम्मत है तो चलो रेसट्रैक पर मुकाबला करके देखो। विक्रांत चौहान ने उसे चुनौती दी। इसके अलावा चुनौती पत्र में जो लिखा गया है उसके अलावा एक और शर्त जोड़ते हैं। जो हारेगा वह जीतने वाले की एसोसिएशन के अधीन रहेगा और उनके आदेश मानेगा। अगर मैं हार जाता हूं तो हमारी एससीटी सुपरकार क्लब तुम्हारी फेव सुपरकार एसोसिएशन की आज्ञा मानेगा। तुम्हारे पास हिम्मत है? बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने तुरंत सहमति दे दी। चलो फिर, रेस की शुरुआत। दोनों ने प्रोफेशनल ड्राइविंग गियर पहना और अपनी अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ गए। हमारा अध्यक्ष जीतेगा। हमारा एससीटी सुपरकार क्लब सबसे ताकतवर है। अध्यक्ष, इस अर्जुन कपूर को कुचल दो। एससीटी सुपरकार क्लब के सदस्य जोर से चिल्लाए। विक्रांत चौहान हैदराबाद में तीसरे नंबर का ड्राइवर था। उनके सदस्य पूरी तरह से उस पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर हमारे अध्यक्ष अर्जुन कपूर सबसे ताकतवर हैं। हमारा अध्यक्ष चैंपियन है। फेव सुपरकार एसोसिएशन के लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। रेफरी ने काउंटडाउन शुरू किया और पूरा स्टेडियम शांत हो गया। 3, 1, शुरू। रेफरी के आदेश के साथ ही अर्जुन कपूर और विक्रांत चौहान की लैम्बोर्गिनी पूरी गति से आगे बढ़ी। लेकिन अर्जुन कपूर की लैम्बोर्गिनी इतनी तेज थी कि उसने पल भर में विक्रांत चौहान को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही सेकंड्स में दोनों गाड़ियों के बीच अंतर बढ़ता गया। कैसे संभव है? विक्रांत चौहान हैरान रह गया। हमारा अध्यक्ष जीता। फेव सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य जोश में आ गए। लेकिन एससीटी सुपरकार क्लब के सभी सदस्य स्तब्ध थे। उनका अध्यक्ष, जो हैदराबाद में तीसरा सबसे तेज ड्राइवर था, को बुरी तरह हरा दिया गया। अब आगे क्या होगा? तभी विक्रांत चौहान ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। अध्याय 290। अर्जुन कपूर, आइए हम अभी अभी किए गए समझौते को अमान्य कर दें। वेदांत चौहान ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। वेदांत चौहान की बात सुनकर सभी चौंक गए। क्या वेदांत चौहान समझौता तोड़ रहे हैं? अमान्य? ये कैसे अमान्य हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, हैदराबाद की शीर्ष सुपरकार एसोसिएशन होकर भी इतनी बेशर्मी। फेव सुपरकार एसोसिएशन के सभी सदस्य चिल्लाए। इतना ही नहीं, बल्कि एससीटी सुपरकार क्लब के सदस्य भी वेदांत चौहान की इस हरकत से खुश नहीं थे। हैदराबाद के ये अधिकांश युवा बड़े घरानों से हैं। हार जाना एक अलग बात है, लेकिन हारने के बाद समझौता तोड़ना, ये वास्तव में शर्मनाक है। गलतफहमी, आप सभी ने गलत समझा। मैं समझौता तोड़ना नहीं चाहता। वेदांत चौहान ने जल्दी से खुद का बचाव किया। मेरा मतलब यह है कि हमारा पिछला समझौता अमान्य हो जाएगा। हमारा एससीटी सुपरकार क्लब अब भविष्य में आपके आदेशों का पालन नहीं करेगा, बल्कि हम पूरा क्लब ही आपके फेव सुपरकार एसोसिएशन में शामिल कर देंगे और आपके अधीन काम करेंगे। वेदांत चौहान ने एक और धमाकेदार बयान दिया। क्या वेदांत चौहान पूरे क्लब को फेव सुपरकार एसोसिएशन में शामिल करना चाहते हैं? ये सुनकर सभी और भी ज़्यादा चौंक गए। यहाँ तक कि अर्जुन कपूर भी हैरान रह गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। नहीं अध्यक्ष अर्जुन, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपने एससीटी सुपरकार क्लब को फेव सुपरकार एसोसिएशन में विलय करने के लिए तैयार हूं और अब से आपके अधीन काम करूंगा। वेदांत चौहान ने गंभीरता से कहा।
दरअसल वेदांत चौहान ने अर्जुन कपूर के ड्राइविंग कौशल और उनकी रणनीति से बहुत प्रभावित होकर यह निर्णय लिया था। इसके अलावा इसमें उसका एक निजी स्वार्थ भी था। यदि वह समझौते के अनुसार फेउ सुपरकार एसोसिएशन के अधीन होता तो एससीटी सुपरकार क्लब की रैंकिंग तीसरे स्थान पर गिर जाती। लेकिन यदि वह पूरे क्लब को फेउ सुपरकार एसोसिएशन में मिला दे तो वे संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ सकते हैं। अर्जुन सर, हमारा क्लब आपके एसोसिएशन में शामिल होगा तो आपके एसोसिएशन की ताकत और भी बढ़ जाएगी और हम सीधे WT के सुपरकार एसोसिएशन को टक्कर दे पाएंगे, वेदांत चौहान ने समझाया। अभी के हिसाब से हमारे दोनों क्लब अलग अलग हैं तो कोई भी WT के सुपरकार एसोसिएशन को पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन यदि हम साथ आ जाएं तो हम बराबरी पर होंगे। वेदांत चौहान ने एक बड़ी रणनीति सामने रखी। ठीक है, ये थोड़ा अचानक हुआ है लेकिन मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, अर्जुन कपूर ने कहा। विलय करना आसान नहीं होता, कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लेकिन इस पर ठीक से योजना बनाई जा सकती है। फिलहाल ये तय हो चुका था, फेउ सुपरकार एसोसिएशन हैदराबाद की नंबर 1 सुपरकार एसोसिएशन बन चुका था। अध्यक्ष अर्जुन, अब से सब कुछ आपकी कमान में रहेगा, वेदांत चौहान ने विनम्रता से कहा। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग। एससीटी सुपरकार क्लब को हराकर फेउ सुपरकार एसोसिएशन को हैदराबाद की शीर्ष सुपरकार एसोसिएशन बनाने का मिशन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको दीपाली घड़ी कंपनी के 12% शेयर मिले। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके होटल में रखा गया है। बधाई हो, आपको 142 अनुभव अंक मिले। अब अर्जुन कपूर के पास दीपाली घड़ी कंपनी के 87% शेयर हो चुके थे। बस 13% और मिलने की देर थी और पूरी कंपनी उनकी हो जाएगी। अर्जुन कपूर बहुत खुश था, लेकिन तभी सिस्टम की दूसरी घोषणा आई, डिंग। संबंध समाप्ति के 58वें दिन का इनाम, दीपाली घड़ी कंपनी के 13% शेयर, जिससे आप इस कंपनी के 100% मालिक बन गए हैं। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपकी स्टडी रूम में रखा गया है। क्या 13% शेयर? सिस्टम ने जो इनाम दिया वह बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अब अर्जुन कपूर के पास दीपाली घड़ी कंपनी के 100% शेयर हो गए थे। इसका मतलब था कि यह पूरी कंपनी अब उनकी थी और उन्होंने आधिकारिक रूप से इस वैश्विक घड़ी ब्रांड को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब दीपाली घड़ी कंपनी का मालिक केवल अर्जुन कपूर है। 500 अरब रुपये की यह कंपनी अब अर्जुन कपूर के अधीन थी। उनका धन और प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। अब अर्जुन कपूर का अगला लक्ष्य रेड्डी परिवार को पूरी तरह से खत्म करना था। क्या शानदार दिन है। फेउ सुपरकार एसोसिएशन की बैठक के बाद अर्जुन कपूर ने रात के खाने के लिए समय निकाला। खाने के बाद अर्जुन कपूर को रेड्डी परिवार के आंतरिक झगड़ों की जानकारी मिली। उन्होंने उन नामों की एक सूची देखी जो जगदीश बैनर्जी को बाहर निकालना चाहते थे। यदि मैं सही व्यक्ति को चुन लूं और उसे समर्थन दूं तो रेड्डी परिवार का साम्राज्य जल्द ही बिखर जाएगा। अर्जुन कपूर के दिमाग में एक शानदार योजना बन रही थी।